हाउ टू यू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान। एक बिजनेस प्लान को कैसे तैयार करें, ये हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाने जा रहा हूँ और इस एक्सेल शीट्स का पर्पज़ यही है कि हम ये समझें कि बिजनेस प्लान कैसे बनता है। अब ये हाँ जी, ये कुछ रेशियोज हैं जो आपको बिजनेस प्लान बनाने में मदद कर सकते हैं। कौन कौन से, जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल्स, रेवेन्यू का अकाउंट्स रिसीवेबल्स रेशियो 10% दिया हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल किसे कहते हैं? जो पैसा आपको क्रेडिटर्स से लेना बाकी है उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स। मान लीजिए आपने सामान उधार बेचा, यू सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने सामान उधार बेचा, तो जो पेमेंट आपका आना बाकी है उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंट्स रिसीवेबल्स। तो ये हमने एक बार इसमें लिया है 10%। इन्वेंट्री, आपकी इन्वेंट्री रेवेन्यू का कितना परसेंट है? यहाँ पे 15% दिखाया है। अकाउंट्स पेएबल, रेवेन्यू का कितना है? यहाँ 8% दिखाया है। अकाउंट्स पेएबल मतलब इफ यू हैव परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट देन यू हैव टू पे, वो आपको जो पेमेंट करना है दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स पेएबल। यानी आपने अपना रॉ मटेरियल उधार खरीदा है और अब उसका पेमेंट आप करोगे, उसको क्या बोलेंगे? अकाउंट्स पेएबल। जो माल आप उधार बेचोगे और पेमेंट बाकी है लेना, उसको बोलेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल्स। और जो पेमेंट बाकी है, आपको पेमेंट करना है, आपने उधार सामान खरीदा है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल किसको पेमेंट होता है? अकाउंट्स पेएबल पेएबल होता है डेटर्स को, राइट। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या शामिल है? वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल शामिल है। वर्किंग कैपिटल में वो पैसा जो आपको अभी तक नहीं मिला आपके कस्टमर से, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स, वो भी वर्किंग कैपिटल में शामिल है। और वर्किंग कैपिटल में जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, कैश है और जो डेली एक्सपेंसेस है, वो सब वर्किंग कैपिटल में शामिल है। और वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, दो तरह से वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में जो हमारे सारी मनी ब्लॉक होती है उसको हम लेते हैं, जैसे स्टॉक, कैश, अगले 2-3 महीने का जो हमारा रनिंग एक्सपेंडिचर है वो, और अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल सॉरी। इसमें से हमारे अकाउंट्स पेएबल वगैरह को और माइनस कर देंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स, राइट। उसमें करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट फिक्स एसेट्स परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, तो यहां बताया हुआ है करीब 9% नेट फिक्स एसेट्स ऑफ रेवेन्यू। फिक्स एसेट्स जितना कम रहे उतना अच्छा। यू इन्वेस्ट मोर मनी इनटू वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल यहाँ पे 16% दिखा है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। करंट रेशियो, करंट रेशियो मींस रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी, राइट। करंट रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स, मान लीजिए करंट एसेट्स हैं हमारे 200 रुपए और करंट लायबिलिटी है 100 रुपए, तो 200/100 रेशियो आया 2, राइट। तो करंट रेशियो करंट लायबिलिटीज का कितना गुना है, दैट इज शोन बाय करंट रेशियो। ये कम से कम 2 होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। डेप्ट टू कैपिटल रेशियो, डेप्ट टू कैपिटल मींस आपका जितना कैपिटल है उसके कंपैरिजन में डेप्ट कितना गुना है। यहाँ पे डेप्ट है 1.2 टाइम्स। इनिशियली डेप्ट टू कैपिटल इज वेरी लो बिकॉज इनिशियली डेप्ट मिलता नहीं है। देन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी में हमारे पास इंपॉर्टेंट रेशियो क्या क्या है? तो प्रॉफिटेबिलिटी में हमारे पास में इंपॉर्टेंट रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ रेवेन्यू टू रेवेन्यू रेशियो, यानी कितना ग्रॉस प्रॉफिट होता है आपका। सेल्स है मान लीजिए 100 रुपए, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 30%, यानी 30 रुपीज का आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता है। सेल्स एंड मार्केटिंग
revenue, research and development expenditure of revenue, general administrative percent expenditure of revenue percentage, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू, ये इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, राइट। ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये रेवेन्यू का कितना परसेंट है, ये 12% है। डेप्रीशिएशन कितना परसेंट है, 3% है। एबिटा, ईबीआईटीडीए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिविडेंड्स, ये कितना परसेंट है, 14% है। नेट अर्निंग्स, नेट अर्निंग रेवेन्यू का कितना परसेंट है, ये 5% है। रिटर्न, ये रिटर्न के कुछ रेशियो दिए हुए हैं। रिटर्न ऑन एसेट 12%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, रिटर्न ऑन कैपिटल 15%, रेवेन्यू ग्रोथ रेट 15%, नेट अर्निंग ग्रोथ रेट 12%। अब देखते हैं बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है दोस्तों, ये देखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की विशेषता है दोनों साइड बराबर होती है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे, यहाँ पे ऊपर नीचे दिखाया हुआ, ऊपर वाली साइड है एसेट, नीचे वाली साइड है लायबिलिटी, दोनों की टोटल बराबर है। ऊपर भी टोटल 15 लाख, नीचे भी टोटल 15 लाख है। एसेट में क्या आता है, एसेट में आता है कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स कोई हो तो फिक्स एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, ये हो गई एसेट्स। लायबिलिटी में क्या आता है, लायबिलिटी में वो जो आपको पेमेंट करना है। लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, शॉर्ट टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, राइट, जो आपने लोन ले रखे हैं वो सब लायबिलिटीज है, राइट। आपकी कैपिटल, ओन कैपिटल जिसको हम बोलते हैं स्टॉक, कॉमन स्टॉक मतलब जो आपकी खुद की कैपिटल है, वो भी लायबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी, प्रेफरेंस स्टॉक। और आपकी जो इनकम है जो आपने कंपनी से निकाली नहीं है अभी तक, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग, वो भी लायबिलिटी है। तो ये बैलेंस शीट है, ये आपको अगले 5 साल की बनानी पड़ती है। जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हो, आप अपना बिजनेस प्लान बनाते हो, तो अगले 5 साल की आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। चलिए अगला बात करते हैं अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या होता है, ये देखिए आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट का एग्जांपल। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ईयर वाइज दिखाते हैं, वेयर फ्रॉम कैश इज कमिंग, वेयर फ्रॉम कैश इज गोइंग, कैश कहां आ रही है, कहां जा रही है, ये देखिए आप। ये देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से नीचे से बता रहा हूं मैं आपको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। अब हमने रुपए उधार लिए, इससे क्या होगा, कैश आया, इंक्रीज हुआ कैश। और हमें हमारे पास कैश कहां से आया, ये हमने अगर, ये सारे वो रास्ते हैं जिनसे कैश हमें मिला। ये देखिए कैश आया यहां से, शुरू शुरू के पीरियड, राइट। कैश जाता कहां है, ये कैश जा रहा है यहाँ पे परचेज ऑफ इक्विपमेंट, अदर्स, नेट कैश यूज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और कैश कहां जाता है, वर्किंग कैपिटल के रूप में। वर्किंग कैपिटल के रूप में कैसे, ये देखिए, मान लीजिए आपने स्टॉक खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, करंट असेट्स पे पेमेंट किया आपने, तो वो सब क्या है, पेमेंट, जिसमें पैसा आपका चला गया। पैसा कहाँ खर्च होता है आपका, जैसे मान लीजिए आपको अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, इन्वेंट्री परचेस करनी है, करंट असेट्स परचेस करने हैं, ये सब वर्किंग कैपिटल में पेमेंट चला जाता है। तो ये वर्किंग कैपिटल के एक्सपेंडिचर इनकम बताए गए, राइट। तो इधर पैसा जा रहा है आपका, इधर पैसा जा रहा है, और इधर से पैसा आ रहा है। दिस इज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, right? You may not be able to do it. Your chartered accountant or your financial statement analyst will prepare it for you. This will help you. लेकिन आपको ये तैयार करके आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार कर देंगे, लेकिन आपको इसको प्रेजेंट तो करना पड़ेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि कैसे तैयार करना है मुझे। एक और पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट।
ब्रेक इवन पॉइंट का बहुत सिंपल सा मतलब यह है, वो पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, जिस पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ये देखिए, अब यहां पे हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू डिवाइड एक्सपेंडिचर इन टू पार्ट्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंडिचर। हमारे जो भी खर्च हैं उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हर हाल में होंगे, जैसे सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, जैसे रेंट, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, हर हाल में होगा। वेरिएबल एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम हो गया तो वेरिएबल एक्सपेंडिचर कम हो गया। लाइक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इट्स अ वेरिएबल एक्सपेंडिचर। तो ये वेरिएबल एक्सपेंडिचर और फिक्स एक्सपेंडिचर दो तरह के एक्सपेंडिचर है, तो इनको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। पहले तो ये हमने यहाँ पे दिखाया आपको, तो फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंडिचर को बता करके फिर हम इसके आधार पर ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, राइट। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट का हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिफाई करता हूं मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के। ये मान लीजिए आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। अब आपको टोटल एक्सपेंडिचर में बताना पड़ेगा कि किसके ऊपर कितना खर्चा है। 100 रुपीज टोटल खर्च किया आपने, इसके ऊपर कितना किया। तो मान लीजिए आपने बताया फिक्स एक्सपेंडिचर, मान लीजिए फिक्स एक्सपेंडिचर आपने बताया कि साहब आपका फिक्स एक्सपेंडिचर है 60 रुपीज, यानी वेरिएबल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, वो हो गया 40 रुपीज। ये आपका 40 रुपीज का वेरिएबल एक्सपेंडिचर। अब आपसे हम ये पूछेंगे, मान लीजिए ये बताइए कि आपका जो सेल्स रेवेन्यू कितना है। ये सेल्स हम बोलते हैं, सेल्स या रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू कितना है, मान लीजिए आपने बताया सब सेल्स और रेवेन्यू रेशियो, रेवेन्यू आता है मेरा 180। अब हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स यानी 180 माइनस वेरिएबल एक्सपेंडिचर यानी 140। कंट्रीब्यूशन आया 140 रुपीज, राइट। अब इतनी कैलकुलेशन आपके पास में है तो आगे आप ब्रेक इवन पॉइंट आराम से निकाल सकते हैं। ये बीईपी कैलकुलेशन, बीईपी क्या होगा, बीईपी होगा आपका फिक्स कॉस्ट, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे हम निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें, अब ये देखिए 140 इज कंट्रीब्यूशन, 140 क्या है, ये कंट्रीब्यूशन है, राइट। ये पर यूनिट लिया है मैंने, अगर ये टोटल साल का लेते तो उस रूप में होता है। यहाँ पे एक बार मैं इसको पर यूनिट हमने लिया, मान लो 100, एक यूनिट की कॉस्टिंग 100 रुपये आती है। फिक्स एक्सपेंडिचर हमारा 60 रुपये होता है, वेरिएबल एक्सपेंडिचर हमारा 40 होता है, सेल्स रेवेन्यू 180, कंट्रीब्यूशन आया 140 रुपीज पर यूनिट। अब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। अब ये हमने एस्टिमेट किया है, हमने ये एस्टिमेट किया है ये मानते हुए कि हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे और उसको सेल करेंगे। तो 1000 यूनिट पे हमारा फिक्स एक्सपेंडिचर आ रहा है 60, 100 रुपीज पर यूनिट हमारा कैलकुलेशंस आ रहा है। टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 40, सेलिंग कॉस्ट आ रहा है 180 रुपीज पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन आ रहा है 140 रुपीज पर यूनिट। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फॉर्मूला है कि हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं लेंगे, यहाँ हम फिक्स कॉस्ट लेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, तो यहाँ पे देखते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट आती है हमारी 60 रुपए पर यूनिट,
मल्टीप्लाइड बाय 1000 यूनिट्स यानी 60,000 रुपीज। तो हमारा बीईपी कितना आया? बीईपी हमारा आ गया 60,000, हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, बाय कंट्रीब्यूशन, बाय कंट्रीब्यूशन 428 यानी 429, यानी वी हैव टू सेल 429 यूनिट्स टू रीच बीपी सेल्स। ये इसका निष्कर्ष निकल गया। 429 यूनिट अगर हम सालाना बेचेंगे तो हम ब्रेक इवन पॉइंट को हासिल कर लेंगे, और अगर हम 500 यूनिट बेचेंगे तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, 1000 यूनिट बेचेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे, जितना ज्यादा बेचेंगे प्रॉफिट में रहेंगे। 429 यूनिट से कम बेचेंगे तो हम लॉस में रहेंगे। सिंपल सी बात है ना, ये बात हमें समझनी है। यहां एक बार फिर पर यूनिट हमने कैलकुलेशन लिया, 100 रुपीज पर यूनिट हमारा टोटल कॉस्ट आया। 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, मान लो फिक्स एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो हम हर हाल में कर रहे हैं वो हमने एस्टिमेट किया 60 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 40, सेल्स सेलिंग प्राइस 180 पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन आया सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल एक्सपेंडिचर विच इज 140 रुपीज पर यूनिट। बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, ये हमारा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने ली हुई है 60 रुपीज पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई हमारी 60 इंटू 1000 यूनिट्स यानी 60,000 यूनिट्स, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये किया आया 429 यूनिट्स, यानी 429 यूनिट्स हम सेल करेंगे तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे होंगे। इससे कम बेचेंगे तो घाटा होगा, इससे ऊपर बेचेंगे यानी 429, 30, 31, 32 और जो भी बड़ी संख्या होगी 500, 600, 800, 1000, वहां हम प्रॉफिट में रहेंगे, वी विल बी इन प्रॉफिट। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको निकालनी है वो है अगले 5 साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये प्रोजेक्शन में फ्यूचर के लिए। अब यहाँ पे दो चीजें आपको रखनी है, एक रखनी है इनकम और एक रखनी है एक्सपेंडिचर। इनकम यानी पैसा कहाँ से आ रहा है, तो जहां से पैसा आ रहा है वो हेड में आपको लिखना है इनकम सालाना, और एक्सपेंडिचर कितना होगा कहाँ होगा वो लिखना है एक्सपेंडिचर में। इनकम में क्या आएगा, इनकम में लिमिटेड आइटम है सेल्स, जो आप सालाना सेल्स एस्टिमेट कर रहे हैं ईयरली वो यहाँ लिखेंगे। एक्सपेंडिचर में आप क्या लिखेंगे, जहां आपकी इनकम जा रही है, पैसा जा रहा है, जैसे परचेज, परचेज में क्या आएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ वेरियस गुड्स सर्विसेज, जो भी परचेजेस में। फिर आप क्या लिख सकते हैं, वेजेस, सैलरीज, वेजेस, पावर, बिजली का जो खर्चा है, राइट, और आपके स्टेशनरी, राइट, लीगल एक्सपेंसेस, शुरू शुरू में लीगल एक्सपेंसेस बहुत होंगे, राइट, ये सारे खर्चे आपको यहाँ दिखाने पड़ेंगे, अदर एक्सपेंसेस। अब अगर इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा आता है तो लॉस, शुरू में लॉस ही होगा। अब इन दोनों के इनकम और एक्सपेंडिचर को आप लिख करके इनकी टोटल को बताएंगे और इसके बेस पे बताएंगे कि इनकम ज़्यादा हुई एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ सालाना। तो ये आपको कैलकुलेट करना जरूरी है पहले 5 सालों के लिए, राइट। इफ यू आर एबल टू प्रिपेयर, आपको अगले 5 सालों के प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। और क्या बनाएंगे, 5 सालों के कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे एस्टिमेटेड, और आपको एस्टिमेट बनाने पड़ेंगे अगले 5 सालों के बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक बार फिर मैं बताता हूँ, दो चीज़ें होती है। अभी मैंने आपको बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट बताया था वो वर्टिकल फॉर्मेट था। अब यहाँ अलग अलग लेफ्ट राइट करके बताता हूँ मैं, ये असेट्स आ गई, ये लायबिलिटी। एक साइड में असेट लिख लो, एक साइड में लायबिलिटी। यहाँ लायबिलिटी लिख लेते हैं और यहाँ असेट्स। आप बताएंगे लायबिलिटी में क्या आएगा, लायबिलिटी में आएगा कैपिटल। लायबिलिटी में क्या आएगा, कैपिटल मतलब ओन फंड,
इसको हम बोलते हैं इक्विटी, स्टे शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर। फिर आएगा डेप्ट जो आपने उधार ले रखा है। फिर आपके आएगा अकाउंट्स पेएबल जो आपको पेमेंट करने हैं, राइट। अब आएगा असेट्स। असेट्स में क्या आएगा? फिक्स असेट्स, जैसे आपकी प्रॉपर्टी असेट्स, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। फिर आपका अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आईपीआर, आईपी एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क। फिर आपके वर्किंग कैपिटल, जैसे आपके पास में मान लीजिए स्टॉक है कोई गोदाम में, अकाउंट्स रिसीवेबल्स। फिर आपके पास में अगर कोई कैश है और कोई दूसरा एसेट है तो वो, तो टोटल ऑफ एसेट्स एंड टोटल ऑफ लायबिलिटी विल बी सेम। ये बैलेंस शीट की विशेषता होती है। अगर आपके ने कोई प्रॉफिट कमाया हुआ है तो प्रॉफिट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा। लेकिन अगर आपके प्रॉफिट नहीं हुआ, शुरू में लॉस हो गया, तो लॉस कहाँ आएगा? इधर आएगा, असेट्स में आएगा। तो इस तरह से ये आपकी बैलेंस शीट। अगले 5 सालों के प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स की फिगर आपको तैयार करनी पड़ेगी। अगले 5 सालों के आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने पड़ेगी। अगले 5 सालों के आपको इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट तैयार करने पड़ेंगे। और ये सब आप अपने बिजनेस प्लान के साथ में प्रेजेंट करेंगे। आपका बिजनेस प्लान क्या है, क्या करेंगे, किस तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे, कहाँ सेल करेंगे, इनोवेशन क्या है, क्या उसमें नई चीज है, मार्केट क्या है उसका, हु विल बाय योर प्रोडक्ट, आपकी गुडविल क्या है, आपके बायर्स कौन होंगे, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना होगा। ये सारी डिटेल आपको अपने बिजनेस प्लान में प्रेजेंट करनी पड़ेगी। जब आप अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले ये डिफाइन करेंगे आपकी टीम, हु इज योर टीम, हु आर वर्किंग, हु आर द पीपल बिहाइंड दिस बिजनेस, व्हाट इज देयर गोल। आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, क्या सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं, सोसाइटी को बेनिफिट क्या मिलेगा। आपने कोई प्रोडक्ट ऑफर किया, उससे सोसाइटी को क्या फायदा मिलेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर आपने अपना मार्केट एस्टिमेट किया, आपके कंपटीटर कौन कौन है, आपके टोटल मार्केट पोटेंशियल कितना है, कौन कौन उसके कस्टमर्स होंगे, कौन परचेज करेंगे, कैसे परचेज करेंगे, वो सब आपको बताना पड़ेगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप गुड्स को, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगी आपकी, आपकी इनोवेशन क्या है, आपने कौन से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस या मार्केटिंग इनोवेशंस या डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं, वो आपको दिखाने पड़ेंगे अपने बिजनेस प्लान में। हाँ जी, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बताइए, वी विल डिस्कस अबाउट दोस क्वेश्चंस। कोई भी सर एक क्वेश्चन? बार वर्किंग कैपिटल के बारे में सर एक बार बता दीजिए सर। वर्किंग कैपिटल उसको कहते हैं जो आपके बिजनेस में रोज काम आती है। वर्किंग मतलब रोज काम आए, जो आपके बिजनेस में रोज काम आए उसे बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। दो तरह के पैसा आप लगाते हो, एक लगाते हो फिक्स कैपिटल में और एक लगाते हो वर्किंग कैपिटल। दो अलग अलग चीज होती है। फिक्स कैपिटल जैसे आपने जमीन खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, वो रोटेट नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा, तो वो हो गया फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट। और वर्किंग कैपिटल वो एसेट जो रोज चेंज होते रहेंगे, डेली चेंज होते रहेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे वर्किंग कैपिटल में हम क्या क्या लेंगे, ये लीजिए हमारे पास आते हैं वर्किंग कैपिटल में। ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट है स्टॉक, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, कैश, ये वर्किंग कैपिटल है। जो आपके गोदाम में स्टॉक पड़ा है वो वर्किंग कैपिटल। जो अकाउंट रिसीवेबल्स है, अकाउंट रिसीवेबल यानी जो पैसा आपको लेना है, अभी आप अभी लेंगे, आपके आपने गुड्स उधार बेचे हैं, राइट, 1 महीने के क्रेडिट पे, 2 महीने के क्रेडिट पे उधार बेचना पड़ता है। आपने अपने गुड्स, अपने फिनिश्ड गुड्स कस्टमर्स को उधार बेच दिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या है? वर्किंग कैपिटल है। कैश, आपके पास जो कैश पड़ा है, कैश नहीं होगा तो बिजनेस कैसे करोगे, तो कैश जो पड़ा है वो क्या है? वर्किंग कैपिटल है। और क्या आएगा वर्किंग कैपिटल में? और आएगा आपके, मान लीजिए आपने स्टाफ को सैलरी नहीं दी, तो सैलरी देनी बाकी है, राइट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, सॉरी, आपने स्टाफ को एडवांस दे दी सैलरी,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हो गया सारा वर्किंग कैपिटल। ये यहां से शुरू हो रहे हैं, ये सब वर्किंग कैपिटल है। ये इस तरफ, ये हो गई करंट असेट्स, इनको हम बोलते हैं करंट असेट्स। और ये है करंट लायबिलिटी, अकाउंट पेएबल और शॉर्ट टर्म डेट, ये करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल के दो पार्ट हैं, करंट असेट, करंट लायबिलिटी। हम बताएंगे करंट असेट में किसको शामिल करेंगे। करंट असेट में हम शामिल करेंगे कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, राइट, स्टॉक, और क्या लेंगे करंट असेट्स में? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब लेते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या है? करंट लायबिलिटी में है शॉर्ट टर्म डेट, अकाउंट्स पेएबल, राइट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब अपने करंट लायबिलिटी, राइट, सिंपल। तो वर्किंग कैपिटल हमें एस्टिमेट करनी जरूरी है। वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल यानी फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए। वर्किंग कैपिटल यानी रोटेशन, जो पैसा आपका बिजनेस में रोटेट हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल में रोटेशन होगा उतना आपके बिजनेस में फायदा मिलेगा, राइट। जैसे जैसे सर हम बात करें कि हमने लैंड लिया किसी भी कंपनी को स्टैब्लिश हाँ, करने के लिए, आपने अपने लैंड स्टार्टअप लिया। शुरू करने के लिए एक जमीन लिया, लैंड लिया, लैंड, हाँ, बिल्डिंग, प्लांट। अब लैंड खरीदने की जगह इसको आप लीज पे लेते हो तो बेहतर है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल में लग जाएगा। लैंड परचेज करोगे तो सारा का सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो गया? लैंड एंड बिल्डिंग में। तो आपके पास वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा ही नहीं बचा, राइट। इसलिए यस बिजनेस सर। करने के लिए क्या करना है? लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट में, इनमें पैसा कम से कम इन्वेस्ट करना है। पैसा कहाँ लगाना है? वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल में आपका बिजनेस पैसा लगा रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो पैसा आपको प्रॉफिट के रूप में रिटर्न देगा। हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना फायदा है ना, ये जो पर्पस। कि हम अपने बिजनेस में जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जस्ट लाइक मशीनरीज होते हैं, हाँ, वो किस तरह में आएंगे? वो भी फिक्स एसेट में हो जाएंगे। जो भी इक्विपमेंट आपके काम आ रहे हैं वो सब फिक्स एसेट्स में, वर्किंग कैपिटल में नहीं आएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि इक्विपमेंट आप परचेज कम से कम करें, लीज पे ले लें, रेंट पे ले लें, ताकि आपका पैसा ब्लॉक कम, आपका पैसा वर्किंग कैपिटल में रोटेशन में रहे। जितना पैसा रोटेशन में रहेगा वर्किंग कैपिटल के रूप में, उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी, है ना। यस सर। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और था सर। हाँ, सर हमारा जो मिड टर्म था वो उसका क्या होगा सर?